हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेयता किसे कहते हैं? तो इसमें स्थिर ताप पर विलायक के इकाई लीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा मैक्सिमम मात्रा घुली होती है वही उस विलेय की विलेयता कहलाती है। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ग्राम चीनी 500 ml जल में घुली है, तो इस विलयन की जो चीनी की जो विलेयता होगी वो होगी 10 ग्राम प्रति 500 ml। इसी प्रकार इसी को फिर से समझ लेंगे, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई लीटर आयतन में विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घुली जा सकती है, तो अधिकतम घुली हुई मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है। विलेयता का जो मात्रक है वो ग्राम प्रति लीटर होता है। विलेयता गुणनफल कोई अल्प विलेय विद्युत अपघट्ट द्विअंगी विद्युत अपघट्ट है। कोई अल्प विलेय द्विअंगी विद्युत अपघट्ट, द्विअंगी का मतलब जिसमें वाइनरी मतलब जिसमें केवल एक धनायन मिलेगा और एक ऋणायन मिलेगा। जैसे AgCl है तो एक धनायन मिल रहा है और एक ऋणायन। अल्प विलेय मतलब जो कम डिजॉल्व होता हो, तो सिल्वर के साल्ट जो हैं वो पानी में कम डिजॉल्व होते हैं, इसलिए सिल्वर का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। तो कोई अल्प विलेय द्विअंगी विद्युत अपघट्ट लेंगे, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ मात्रा ठोस की नीचे बैठी रहती है, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसे संतृप्त विलयन हमने यहाँ पर लेना है। तो AgCl का संतृप्त विलयन लेंगे तो अभी जैसे मैंने कहा कि AgCl सॉलिड होगा, जो पानी के नीचे बैठा होगा सोल्यूशन, और कुछ AgCl की मात्रा पानी में डिजॉल्व हो गई होगी, उसे हमने एक्वस कहा है। जो डिजॉल्व हो गई होगी वो टूट गया होगा Ag+ और Cl- में। चूंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो उसमें AgCl सॉलिड और AgCl एक्वस में इसमें भी साम्य स्थापित रहेगा, क्योंकि मात्राएं दोनों की स्थिर रहती हैं, और इसमें भी साम्य स्थापित रहेगा क्योंकि ये भी मात्राएं स्थिर होती हैं। तो मात्राएं स्थिर हैं तो साम्य स्थापित होगा। तो यहाँ दो सिस्टम बन गए, AgCl सॉलिड और AgCl एक्वस। एक सिस्टम ये हो गया, और एक सिस्टम हो गया AgCl जो पानी में डिजॉल्व हो गया, यानी कि एक्वस वाला वो 2 आयनित हो गया Ag+ और Cl- में। अब दोनों सिस्टम A और B पर हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया। तो इस पे लगाएंगे तो K1 बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ AgCl एक्वस बटे एक्टिव मास ऑफ AgCl सॉलिड। इस वाले समीकरण पे लगाएंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस बटे एक्टिव मास ऑफ AgCl एक्वस ये इन पे लगाया। अब उसके बाद हम ये जानते हैं समीकरण नंबर 1 से, चूंकि एक्टिव मास ऑफ AgCl सॉलिड इक्वल टू 1, किसी भी ठोस का सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रण हमेशा 1 होता है, इसलिए AgCl सॉलिड क्या हो गया 1, तो 1 हो गया। तो यहाँ से AgCl एक्वस बराबर हो गया K1, यहाँ से आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर रख देनी है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो फिर हमारे पास मिल जाएगा K1 इंटू K2 इंटू AgCl सॉलिड बराबर AgCl एक्वस और AgCl लिक्विड। तो चूंकि AgCl का मान 1 होता है, तो ये K1 इंटू K2 दो कांस्टेंट हो गए। इन दोनों कांस्टेंटों की जगह एक नया कांस्टेंट या तो KSP या S, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, स्थिरांक, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चाहे KSP से प्रदर्शित कर दीजिए, चाहे कैपिटल S से प्रदर्शित कर दीजिए। तो इन दोनों कांस्टेंटों की जगह, चूंकि AgCl तो 1 हो गया, तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह हमने एक नया कांस्टेंट S रख लिया। तो S बराबर हो जाएगा AgCl एक्वस इंटू Ag+ एक्वस, एक्टिव मास ऑफ Ag+ एक्वस इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl- एक्वस। अब इससे डेफिनेशन निकालेंगे, तो डेफिनेशन क्या है कि ये जो विलयन था वो संतृप्त था, तो स्थिर ताप पर अल्प विलेय द्विअंगी विद्युत अपघट्ट के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के सांद्रण का गुणनफल स्थिर होता है। इसी को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। फिर से सुन लेंगे, विलयन की कंडीशंस आपको मालूम है। स्थिर ताप पर किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के सांद्रण का गुणनफल
स्थिर होता है, इसी को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। अब वो विलयन कैसा था, संतृप्त था, अल्प विलेय था, द्विअंगी था, ये सब बातें हमने इसमें लिखी हैं। तो किसी अल्प विलेय विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है, इसे विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक मोल n प्रति लीटर माइनस n होता है। n यहाँ ऋणायन और धनायन की संख्या है, जैसे यहाँ तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे n जो है वो धनायन और, क्योंकि यहाँ 1 और 1 2 हैं तो 2 लिख देंगे, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। विलेयता गुणनफल व विलेयता में संबंध है, तो रिलेशंस देखना है तो हमने फिर वही कोई संतृप्त विलयन ले लिया AB, और ये निम्न प्रकार आयनित होता है A+ और B- में। तो इसकी जो विलेयता है वो S मोल प्रति लीटर है, तो S मोल प्रति लीटर, चूंकि AB का एक अणु है तो एक A+ मिल रहा है और एक B- मिल रहा है। तो सेम जब इसके S मोल प्रति लीटर हैं तो ये भी S मोल प्रति लीटर मिलेगा और ये भी S मोल प्रति लीटर मिलेगा। तो AB का विलेयता गुणनफल क्या होता है, S बराबर एक्टिव मास ऑफ A+ इंटू एक्टिव मास ऑफ B-। अब दोनों वैल्यू उठा करके S इंटू S रख देंगे तो S स्क्वायर हो जाएगा ये। तो जब रखेंगे तो S स्क्वायर ये हो गया S इंटू S, तो ये S इंटू S का मतलब हो गया S स्क्वायर, तो S बराबर हो जाएगा √S। क्या मतलब निकला इसका कि स्थिर ताप पर किसी द्विअंगी विद्युत अपघट्य की विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघट्य की विलेयता उसकी विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तो ये इसका यहाँ से हमने इसको निकाला है। कुछ अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बाइनरी की जगह ट्राइनरी भी हो सकता है, तो ट्राइनरी होता है जैसे Ag2CrO4 Ag2CrO4, तो ये टूटेगा 2Ag प्लस CrO4 -2, तो धनायन 2 मिल रहे हैं, ऋणायन 1 मिल रहा है, तो 3 हो गया, ट्राइनरी हो गया। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए करने का तरीका ये है कि हमने इसकी मात्रा भी क्या मान ली, S मोल पर लीटर, तो ये भी क्या हो गया, जैसे एक अणु है तो दो अणु Ag+ दे रहा है और एक अणु CrO4 दे रहा है। जब ये एक है तो ये 2 और 1 दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब इसके S होंगे तो ये 2S देगा और ये S देगा, ठीक है। तो वही बात हमने अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ Ag+ का स्क्वायर और CrO4 -2 का 1। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही आयन है तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। मैथमेटिक्स में इसका मतलब यही होता है ना, Ag 2 बार लिखा है तो यहाँ पर भी यही मतलब है, Ag की 2 आयन है तो इस केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स रूप में लिख लिया, Ag+ 2। अब Ag+ की जो वैल्यू है वो है 2S, तो 2S का स्क्वायर कर दिया इंटू S, तो ये हो गया 4S3, तो S बराबर 4S3। तो ट्राइनरी के लिए जो नियम आता है वो ये होता है S बराबर 4S3, और जो बाइनरी है उसके लिए ये आता है। विलेयता और विलेयता गुणनफल के जो अंतर है वो आप पढ़ लेंगे, और विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग में ये सबसे पहले आता है अवक्षेपण में। एक नियम है कि जब किसी विद्युत अपघट्य का जो आयनिक गुणनफल है वो उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होगा। जब किसी विद्युत अपघट्य का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होगा तभी वो विद्युत अपघट्य अवक्षेपित होगा, अन्यथा वो विलयन में रहेगा। जब उसका आयनिक गुणनफल, जैसे मान लो जो AB है तो AB टूट के A+ और B- देगा, और ये उसका विलेयता गुणनफल है। अगर इनका आयनिक गुणनफल इसके विलेयता गुणनफल से अधिक है तो ये अवक्षेपित हो जाएगा। इसका हम इसी नियम का उपयोग हम नमक के शोधन में करते हैं। तो नमक का शोधन क्या है, जैसे कोई नमक है तो नमक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, लेकिन नमक को अवक्षेपित करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं। तो HCl गैस प्रवाहित करने से H+ और Cl- देता है, और चूंकि विलयन में NaCl और Cl- में उपस्थित होता है तो Cl का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण Na+ और Cl- इसका आयनिक गुणनफल इसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है और नमक अवक्षेपित हो जाता है, जबकि इसका आयनिक गुणनफल ये जितने भी लिखे हुए हैं इन सब के आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम रहता है, इसलिए ये अवक्षेपित नहीं हो पाते, विलयन में ही रहते हैं। जबकि Cl मिलाने से
NaCl का जो विलेयता गुणनफल है वो इसके आयनिक गुणनफल से कम हो जाता है, इसलिए NaCl अवक्षेपित हो जाता है। इसी प्रकार से साबुन के लवणीकरण में या साबुन के अवक्षेपण में, तो साबुन होता है, उस साबुन को अवक्षेपित करना होता है, तो साबुन का सूत्र होता है C17H35CONa। ये टूटता है C17H35CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। जब इसमें हम NaCl मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, तो नमक मिलाने से Na प्लस और Cl माइनस मिलता है। तो यहाँ से CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव यहाँ से मिल जाने के कारण सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इन दोनों का जो आयनिक गुणनफल है वो इसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाएगा और इसलिए साबुन अवक्षेपित हो जाता है। इसी प्रकार से हमने द्वितीय समूह के मूलकों के अवक्षेपण में भी इसका उपयोग, तृतीय समूह के मूलकों के अवक्षेपण में, द्वितीय समूह के मूलकों के अवक्षेपण में इसके उपयोग को PDF में भेजा है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे पूछ लें, मेरे WhatsApp नंबर पर उसको शेयर करें।